कह रहे हैं हम भड़का रहे हैं। अगर हम भड़का रहे हैं तो विपक्ष के लोग उनका कहना है भड़का रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं फिर जो लोग खुद हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं अग्निपथ योजना के, जो आम जनता है जो इस रोज़गार के लिए ट्रेनिंग के लिए जो चाहते हैं, वो लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं। जयपुर में उपचुनाव हुआ, आजम खान ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन उनके लोगों को वोट डालने से रोक रहा। तो ये कोई जो कही है कोई नई बात नहीं है, अच्छी बात सही बात कही है माननीय नेता आजम खान साहब ने भी, क्योंकि हमारा जो 2022 का चुनाव हुआ है उस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो नीति अपनाई, हमारे जो वोटर्स थे उन वोटर्स के अंदर इन्होंने पहले एक सोची समझी रणनीति के तहत उन वोटों को कटवाने का काम किया। निपुण शर्मा को लेकर भी उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, इस पर आप क्या कहेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बहुत सख्त अल्फाज के अंदर मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और उस घटिया औरत का तो मैं ऐसे शख्स आदमी का मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता जिन्होंने हमारी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। समाजवादी पार्टी से ही आपके दादा मोहतरम सांसद हैं, तो इस बार फिर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी 2.25 साल से ज़्यादा हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, और समाजवादी से सांसद हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पूरी मजबूती के साथ समाजवादी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे भी। भर्ग साहब से ज़्यादा मजबूत कोई चेहरा संभल में नहीं है, और इस चीज़ पर तो मैं समझता हूँ सवाल ही करना बेकार है। भर्ग साहब मौजूदा सांसद हैं और आने वाले प्रत्याशी भी संभल लोकसभा क्षेत्र से हैं, और इंशाल्लाह फिर से दोबारा से, अभी तो 2.25 साल हैं, फिर से इंशाल्लाह वो, क्योंकि जनता से जुड़े हुए हैं भट्ट साहब। इतनी बार एक ख़ास पॉइंट ये है, संभल नगर पालिका हो या कुंदरकी नगर पंचायत हो, बहुत सारे समाजवादी पार्टी से संभावित उम्मीदवार हैं, तो लगता नहीं कि एक चुनौती हो जाएगी उम्मीदवार का चुनाव करना, कि पार्टी किस पर भरोसा करे। मतलब इतने बहुत से उम्मीदवार लड़ेगा तो कोई एक ही, तो एक चुनौती नहीं होगी। देखिए हर बार चुनाव होते हैं और हर बार प्रत्याशी बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश में इन दिनों अग्निपथ को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इसी पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक ज़ियाउर रहमान बर्क साहब। ज़िया साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया। पहला सवाल मेरा, जो अग्निपथ स्कीम केंद्र सरकार लेकर आई है उसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है और लगातार हिंसा हो रही है, तो इस पर क्या प्रक्रिया है समाजवादी पार्टी की आपकी। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से ही उनकी जो नीतियां हैं वो गलत नीतियां हैं, जिसकी वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंच गया है। अब बीजेपी ने जो ये अग्निपथ की योजना लाए हैं, इसके लिए खाली सिर्फ विपक्ष ही इसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिन लोगों को ये लाभ देने की बात करते हैं वो तमाम लोग भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं। क्योंकि आज देश का जो नौजवान है वो रोज़गार चाहता है, लेकिन रोज़गार का तरीका ये नहीं है कि आप उनको 3-4 साल अपना उनको रोज़गार दो, उसके बाद उनको बाहर कर दो और उनका भविष्य कहीं से कहीं तक कोई उनका भविष्य नहीं रहे। अगर रोज़गार देना है आप परमानेंट रोज़गार दीजिए, सेना के अंदर उनके भर्ती करिए, और लेकिन भर्ती नहीं करते हुए आप सिर्फ 3-4 साल के लिए अगर उनको रोज़गार दोगे तो उनके साथ ये आप छलावा है, धोखा है जनता के साथ में। इसलिए तमाम जो लोग हैं, सिर्फ विपक्ष के अलावा तमाम जिन लोगों को नौजवान हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद ये सोच रही है कि हम 4 साल का रोज़गार देकर के ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे देंगे और फिर ये हो जाएगा कि हमने इतने लोगों को रोज़गार पहुंचाया। जबकि रोज़गार वो होता है जो मुकम्मल आदमी अपना ज़िंदगी भर जब तक की जो उम्र सीमा होती है उस वक्त तक करे। इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं, और इसी नीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जब किसान का मसला आया था उस वक्त भी बीजेपी ने किसानों के लिए 3 कानून लेकर के आए। 1 साल तक धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए किसान अपना हक मांगने के लिए, लेकिन फिर मजबूरन आखिर में जब 5 स्टेट के अंदर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मिला के 5 राज्यों में चुनाव आए तब इन्होंने उन कानूनों को वापस लिया, क्योंकि इनको कहीं उसको वो नुकसान नहीं हो जाए। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी नीति या कानून जो भी बने वो जनता के हित में बनना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं हम भड़का रहे हैं। अगर हम भड़का रहे हैं तो विपक्ष के लोग उनका कहना है भड़का रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं फिर जो लोग खुद हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं अग्निपथ योजना के, जो आम जनता है जो इस रोज़गार के लिए ट्रेनिंग के लिए जो चाहते हैं, वो लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं फिर इसकी।
हमारा तो भड़काने का मकसद हो गया, तो फिर वो लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं? उनके लिए भी वो कुछ शब्द कहें कि वो लोग इसकी क्यों मुखालफत कर रहे हैं। रामपुर में उपचुनाव हुआ, आजम खान ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन उनके लोगों को वोट डालने से रोक रहा। तो ये कोई जो कही है कोई नई बात नहीं है, अच्छी बात, सही बात कही है माननीय नेता आजम खान साहब ने भी, क्योंकि हमारा जो 2022 का चुनाव हुआ है उस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो नीति अपनाई, हमारे जो वोटर्स थे उन वोटर्स के अंदर इन्होंने पहले एक सोची समझी रणनीति के तहत उन वोटों को कटवाने का काम किया। हमारी जो लिस्ट थी हर बूथ पर 100 वोट, 50 वोट, 150 वोट कम आए, 200 वोट कम आए। क्यों कम आए? क्योंकि उन्होंने जो है ये सोची रणनीति के तहत इस काम को किया, और आने वाले समय के अंदर उन्होंने जो अपने वोट अलग से बढ़ाए, जो गलत वोट थे, और हमारे जो सही वोट थे उन वोटों को घटाया। तो अब भी इसी उपचुनाव में भी उन्होंने इसी चीज़ का हालात को उन्होंने अपनाया है कि जिससे कि वोट कम पड़े और बीजेपी को इसका फ़ायदा हो। क्या लग रहा है उपचुनाव में मतदान तो कम हुआ, तो लगता है कि बीजेपी को फ़ायदा होने वाला? देखिए अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी ये परसों को निर्णय आ जाएगा, रिजल्ट तो सब क्लियर हो जाएगा उसमें कि क्या सूरत हाल रही है, कि उसमें किस तरह से वोटों को डले हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि समाजवादी की सीट जीतेंगे। निपुण शर्मा को लेकर भी उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बहुत सख्त अल्फाज के अंदर मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और उस घटिया औरत का तो मैं ऐसे शख्स आदमी का मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता जिन्होंने हमारी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान जिस तरह से अपने अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, उसी तरह से अपने इस्लाम, अपने मज़हब से, अपने रब से, अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान से, उसी से उस मोहब्बत है, और उसका जो रिश्ता जुड़ा हुआ है वो कभी भी कोई बात आएगी, अपने ऊपर अगर कोई बात आएगी तो शायद इंसान बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर हमारे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान शरीफ पे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे तो मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमें अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से जो उन्होंने अगर इस वक्त कदम उठा लेती है, वो उस वक्त उनको पार्टी से निकाल करके मुकदमा दर्ज कर करके अगर जेल भेज दिया होता तो हिंदुस्तान को तमाम दूसरे ममालिकों के सामने, दूसरे मुल्कों के देशों के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के सभी लोगों ने इसकी मुखालफत की है और मांग उठाई कि ऐसे के आदमी तुरंत रिपोर्ट दर्ज होकर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट भी बामुश्किल उन्होंने जब दबाव पड़ा तो तब तो मुकदमा दर्ज करा, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर शून्य है, ज़ीरो है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि मुसलमानों के साथ जो अभी तक ज़्यादती होती चली आ रही थी वो सब बर्दाश्त कर रहे थे अपने साथ, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो या उनके अपने हक तलफी का मामला हो, उनका हुकूक उनको नहीं मिल रहे हों। लेकिन जब उनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर शान में गुस्ताखी हुई है तो हम इसकी सख्त अल्फाज में, ये हमारा मुसलमानों का दिल ही जानता है कि हमारा दिल कितना दुखा हुआ है। हमें अफसोस है कि उन्होंने, बीजेपी ने जो जावेद साहब के घर को इलाहाबाद के अंदर उन्हें मास्टरमाइंड बताते हुए उनके घर को तोड़ दिया, जबकि वो घर उनके नाम पे नहीं, उनकी बीवी के नाम पे था। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से कि आप उनको वो घर का मुआवजा देंगे? हाँ, लेकिन उसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और उसमें कहा है कि दंगों की वजह से नहीं तोड़े गए हैं मकान, पत्थरबाजी की वजह से नहीं तोड़े गए मकान। और फिर किस वजह से तोड़े गए दंगों ने? तो ये तो देखिए मतलब इलीगल थे। इलीगल उनको अब नज़र आ रहा है। अगर इलीगल की अगर ये उठा करके देखने लगे तो हिंदुस्तान के अंदर, मतलब देखिए मैं अभी भी कहता हूँ मुसलमान यहाँ माइनॉरिटी में है। हम ये नहीं कहते, हमारा मज़हब इस्लाम ये नहीं कहता कि दूसरे हिंदू समाज के लोगों के ऊपर आप जुल्म करो, ज़्यादती करो या उनके धर्म को बुरा कहो, हमारा मज़हब ये नहीं कहता। लेकिन अगर ये बात लीगल इलीगल की बात कर रहे हैं कि तो अगर उठा करके अगर लीगल इलीगल देख लें तो कितनी सारी ऐसी प्रॉपर्टियाँ, मतलब मैं समझता हूँ 40 से 50% प्रॉपर्टियाँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी मिल जाएंगी जो इलीगल होंगी। तो उनके ऊपर क्या सबके ऊपर बुलडोज़र चला देंगे? नहीं चला सकते ना। तो इसलिए क्योंकि अभी ताज़ी घटना हुई थी, उनको इन्होंने उसके ऊपर मास्टरमाइंड उनको दिखाया जावेद साहब को और उनके घर को तोड़ने का काम किया। सीधा सीधा ये उसी घटना से जुड़ा हुआ है जिस तरह से शहजुल इस्लाम साहब के इन्होंने पेट्रोल पंप को तोड़ने का काम किया था। और कोर्ट को गुमराह करने का ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कोर्ट भी सब इनकी हरकतों को समझता है। लेकिन अफसोस है अभी तक कि कोर्ट ने भी कोई ख़ास संज्ञान लेकर के इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई कार्रवाई नहीं की है।
मैं पूछना चाहता हूँ, जो इन दंगों का मास्टर, जिनकी वजह से ये दंगे झगड़े हुए या पत्थरबाजी हुई या हंगामा हुए, उसको अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? उस शर्मा, अनुपुर शर्मा और जिंदल जैसे उन घटिया लोगों के अभी तक घरों को क्यों नहीं तोड़ा गया? क्यों बुलडोज़र उनके घरों पर नहीं चला? वो लोग तो सबसे पहले तो इस चीज़ के जिम्मेदार वो हैं, लेकिन उनको सुरक्षा दे रहे हो, उनकी आप हिफाजत कर रहे हो, उनको बचाने का काम कर रहे हो, और दूसरे लोगों को उनके साथ पक्षपात काम का कर रहे हो। इस चीज़ से देखो, ये मैं अभी भी कहना चाहूँगा, ये इंसाफ नहीं है। हम भी इस देश का एक हिस्सा हैं। जिस तरह से हम अपने मज़हब इस्लाम से प्यार करते हैं, उसी तरह से हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं। अगर हमें अपने देश से मोहब्बत नहीं होती तो इस हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, जब देश का बंटवारा हुआ था तो ये मुसलमान तभी यहाँ हिंदुस्तान को छोड़ करके अलविदा कह करके पाकिस्तान चले गए होते, लेकिन उनको अपने देश से मोहब्बत है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं गए और अपने हिंदुस्तान में रह करके मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से नाइंसाफ़ी करोगे तो यकीन आने वाले वक्त में ना तुम्हें कभी वक्त तुम्हें माफ़ नहीं करने का है, और तुम्हारी इस नीतियों की वजह से जो विदेश के, जो दूसरे मुल्कों के जो दबाव हैं, जब वो है, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान को तुम विकास नहीं करोगे बल्कि और बैकफुट पे लाने का काम कर रहे हो। 1.5 साल बचा है लोकसभा चुनाव का, कैसी तैयारी है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी से ही आपके दादा मोहतरम सांसद हैं, तो इस बार फिर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अभी 2.25 साल से ज़्यादा हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, और समाजवादी से सांसद हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पूरी मजबूती के साथ समाजवादी से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे भी। भर्ग साहब से ज़्यादा मजबूत कोई चेहरा संभल में नहीं है, और इस चीज़ पर तो मैं समझता हूँ सवाल ही करना बेकार है। भर्ग साहब मौजूदा सांसद हैं, और आने वाले प्रत्याशी भी संभल लोकसभा क्षेत्र से हैं, और इंशाल्लाह फिर से दोबारा से, अभी तो 2.25 साल हैं, फिर से इंशाल्लाह वो, क्योंकि जनता से जुड़े हुए हैं भर्ग साहब। इतनी बार एक ख़ास पॉइंट ये है कि भर्ग साहब अगर 4 बार विधानसभा और 5 बार लोकसभा में पहुँचे हैं, तो कभी विधान परिषद या राज्यसभा में नहीं गए, बल्कि जनता के द्वारा चुन कर ही पहुँचे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फिर से वो अपने लोकसभा में पहुँचे। आखिरी सवाल था मेरा, निकाय चुनाव है साल के अंत में, संभल नगर पालिका हो या कुंदरकी नगर पंचायत हो, बहुत सारे समाजवादी पार्टी से संभावित उम्मीदवार हैं, तो लगता नहीं कि एक चुनौती हो जाएगी उम्मीदवार का चुनाव करना, कि पार्टी किस पर भरोसा करे? मतलब इतने बहुत से उम्मीदवार लड़ेगा तो कोई एक ही, तो एक चुनौती नहीं होगी? देखिए, हर बार चुनाव होते हैं और हर बार प्रत्याशी बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं, तो चुनौतियां तो इंसान के लिए खाली राजनीति में नहीं, अगर कोई एक आम आदमी है तो उसके सामने भी अपनी चुनौतियां होती हैं। किसी सामने रोज़गार की चुनौतियां हैं, किसी सामने अपनी पढ़ाई की चुनौतियां हैं, किसी सामने अपने घर बनाने की चुनौती, किसी सामने राजनीति की चुनौतियां हैं, फिर देश और देश की समस्याओं को लेकर के। तो जब कोई बात है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब